ट्वेल्थ क्लास का इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर। मैं जितनी भी क्लासेस में पढ़ाता हूँ वो सब आर डी शर्मा से ही पढ़ाते हैं हर क्लास के लिए, लेकिन इसमें मैं सोच रहा हूँ कि पहले एनसीईआरटी से इसको कंप्लीट करा दें। अब एनसीईआरटी से सब बच्चों को क्लियर हो जाए, उसके बाद अगर बच्चों का डिमांड आएगा तो फिर हम इसको आर डी शर्मा से स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन के जितने भी हम लेक्चर कराएं फर्स्ट लेक्चर से, यानी आज की क्लास से लास्ट तक की जो भी क्लास होगी, अगर उसको अच्छे से समझोगे तो सारे कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उसके टाइप के वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको लगा सकते हो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूले लिखे, मैंने 21 इसमें फॉर्मूले लिखे हैं। और भी फॉर्मूले होंगे, और भी फॉर्मूले होते हैं। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, √1/a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ √(x² + a² का फॉर्मूला होता है, √(x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है, √(a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले तभी कराएंगे जब टॉपिक आएंगे, और जो मोस्ट कॉमन फॉर्मूले हैं वो ये मैंने लिखे हुए हैं। अब इसमें एक टर्म आता है आर्बिट्री कांस्टेंट, जो मैंने इधर लिखा हुआ है, देखो ये आर्बिट्री कांस्टेंट लिखा हुआ है। अभी मैं बताऊंगा इस पूरे को जब मैं इरेज कर दूं तो आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने क्यों लिया, या फिर इंटीग्रेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट क्यों आता है, इसका हम रीजन बताएंगे। अब कई स्टूडेंट को डाउट रहता है कि ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आए कैसे होंगे, बने कैसे होंगे, इसका प्रूफ क्या है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन को एक और टर्म बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स और बोला जाता है, यानी डेरिवेटिव का जो ऑपोजिट है वही इंटीग्रेशन है। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन से ये वैल्यू आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर दें तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। वैसे हर फॉर्मूले में हम कर सकते हैं। अगर हम इसका वो डिफरेंशिएशन करें तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, और अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन से ये वैल्यू आएगी और इसके डिफरेंशिएशन से ये वैल्यू आ जाएगी। कोई भी फॉर्मूला ले लें हम, इसका इंटीग्रेट करें तो ये वैल्यू आएगी, इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। वैसे इधर है, इसका इंटीग्रेशन करें तो ये वैल्यू आएगी, इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस सब के बाद dx लगा होगा, इसमें मैंने छोड़ दिया है, dx लगा हुआ आएगा क्योंकि x के फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में हम इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि इसका प्रूफ क्या है। तो ये बात तो समझ गए कि इसका इंटीग्रेट करें तो इससे डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी, मतलब इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो ये वैल्यू आएगी, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, ऑपोजिट होगा। तो डिफरेंशिएशन अगर इसका करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर हमें डिफरेंशिएशन पता चल जाए तो हम इंटीग्रेशन तो निकाल सकते हैं। हमें डिफरेंशिएशन ये पता चल गया, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो इंटीग्रेशन आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएशन कैसे आता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। और लेकिन हमें ये तो पता चल जाए कि डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन का मेथड क्या है, डिफरेंशिएशन का प्रूफ क्या है। तो डिफरेंशिएशन का जो प्रूफ है वो फर्स्ट प्रिंसिपल 11th क्लास में है, जिसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - fx) अपॉन h फॉर्मूला आता है, जिससे हर डेरिवेटिव का प्रूफ निकाल दिया जाता है। तो वहां से डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, यानी इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करने से ये वैल्यू आ जाएगी, इसका इंटीग्रेट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। रूल नहीं होता है कि लेफ्ट से राइट आ सकता है या राइट से लेफ्ट आ जाए, एक ही बात होती है प्रूफ हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, 21 फॉर्मूले का, फिर हम बताएंगे कि आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे आया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसका प्रूफ बताते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट, या मेथड बताते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे आया। ओके, देखते हैं। इंटीग्रेशन के पहले हम समझ लेते हैं कितने टाइप हैं। इंटीग्रेशन के दो टाइप होंगे। पहला टाइप होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन,
और सेकेंड टाइप होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना। जैसे ये कोई फर्स्ट फॉर्मूला ही ले लिया, x⁴n+1 अपॉन n+1+c आ गया, तो ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट आता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है। अब इसका मीनिंग समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। जैसे मैंने एक फील्ड लिया, छोटा सा फील्ड है और इसमें बहुत सारा क्रॉप फैला हुआ है, बहुत सारा क्रॉप स्प्रेड है। अब फार्मर्स क्या करते हैं कि इस क्रॉप को इकट्ठा करते हैं एक जगह पे। जब वो इकट्ठा करते हैं एक जगह पे, तो इकट्ठा करने में कभी जैसे इसको स्प्रेड था, इकट्ठा करके यहाँ पे पूरा कलेक्टिव एक फॉर्म बना दिया, यानी जितना भी क्रॉप था उसको इंटीग्रेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जब इकट्ठा कर दिया होता तो एक दो क्रॉप इधर रह जाता है, कहीं एक क्रॉप इधर रह गया, इधर क्रॉप रह गया, है ना। फिर गांव में देखा होगा, फिर लोग क्या करते हैं कि उसको और अच्छी तरह से निकालते हैं, एक एक क्रॉप को फिर और इकट्ठा करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या है, पहले तो हमने इकट्ठा किया और इकट्ठे करने के बाद जो वैल्यू बना दी वो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। लेकिन उसके बाद भी कुछ क्रॉप ऐसा होता है जो फैला रह जाता है फील्ड में, है ना। फिर भी कुछ ऐसा क्रॉप रहेगा जो स्प्रेड रह जाएगा, यानी जो पूरा क्रॉप इकट्ठा हो जाना चाहिए वो ना होके कुछ कम इकट्ठा हुआ, क्योंकि कुछ और स्प्रेड हो गया। अब जो कम हुआ वैसे ही यहाँ पे है, इंटीग्रेट तो हम करना चाहते थे, लेकिन पूरा इंटीग्रेट करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ रह गया, कुछ रह गया। इसका मतलब वो कवर करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट से। ठीक है, बात समझ में आ रही। किसी भी चीज को हम अगर इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वैल्यू कम आई हो, कुछ रह गई हो बीच में पीछे इकट्ठा करते टाइम। जब इकट्ठा करते टाइम कुछ चीज अगर रह जाती है तो वो कवर कर लेता है आर्बिट्री कांस्टेंट। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में है, मतलब इकट्ठा किया है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पहले पता नहीं है, कुछ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कवर कर लेगा सी, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमें पता है कि हमें ए से बी तक इकट्ठा करना है बस, यानी या फिर एक और एग्जाम्पल देख लो, किसी को ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाना है तो x = a से x = b तक जाना है, तो उसकी एक डेफिनेट रेंज है। अब किसी को ये पता ही नहीं है कि कहाँ से चलना है और कहाँ तक जाना है। किसी ने बोल दिया कि हमें ए से पहले चलना है थोड़ा भाई, और किसी ने बोल दिया कि नहीं हमें बी पे नहीं रुकना है, बी से पहले ही रुक जाना है, या किसी ने बोल दिया कि बी पे नहीं रुकना है, बी के आगे रुक जाना है। मतलब उसको बाउंड्री नहीं पता है अपनी, ए से पहले भी हो सकती थी, ए के बाद भी चल सकता था, बी से पहले भी रुक सकता था, बी के बाद भी रुक सकता था। तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसकी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है। जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता नहीं होगी तो इस टाइप के केस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, मतलब उसकी बाउंड्री डेफिनेट नहीं है, उसकी एक रेंज फिक्स नहीं है। अगर उसकी रेंज या बाउंड्री फिक्स हो जाती है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। अगर उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं पता है कि जहाँ से हमें जाना है, और वो पॉइंट नहीं पता है, वो डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं पता है जहाँ तक पहुँचना है, या वो रीजन नहीं पता है जहाँ से हमें चीज़ों को इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद चीज़ कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर फिक्स बाउंड्री नहीं होती है तो वैल्यू कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है, तो कवर कर लेते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट में। और जब डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को समझेंगे, और जब आगे चल के डेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ाएंगे तो a to b का अगर a to b लिमिट आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है ये हम आगे बताएंगे। अभी सबसे पहले पॉइंट 1 एक्सरसाइज देखते हैं इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेट एंड डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, यानी इंटीग्रेशन करना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन करना है। अब इसका पहले तो मैं ट्रिक बता देता हूँ। अगर sin 2x का इंटीग्रेशन करना है तो cos 2x आएगा, क्योंकि माइनस भी आएगा साथ में, क्योंकि sin x का फॉर्मूला होता है -cos x, लेकिन x के प्लेस पे 2x आएगा
अगर डिफरेंशिएशन होता तो इनटू में 2 आ जाता, और अगर इंटीग्रेशन होगा तो अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, अब लेकिन इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहता है कोई कि नहीं ये 2 अपॉन में कैसे आ गया, मेथड बताओ मुझे। तो उसके लिए मेथड समझ लो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन x के प्लेस पे 2x आ गया, ये 2x एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम लेट कर लेते हैं, टी लेट कर लिया। ठीक है, अब इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, 2dx इज इक्वल टू dt। ये पूरा मेथड है। ठीक है, लेकिन पेपर में कोई मेथड नहीं लगाना है, जैसे मैंने डायरेक्ट बताया वैसे करना है। अभी मैं मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इधर साइन 2x का वैल्यू t आ गया और dx के प्लेस पे आ जाएगा dt बाई 2, और 2 बाहर आ गया, 1/2 कांस्टेंट था, साइन t dt हो गया, और साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी आएगा, माइनस 1/2 कॉस टी का वैल्यू क्या था 2x, तो 2x आ गया प्लस c आ गया। ये इसका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस है कंप्लीट कि अगर किसी भी फंक्शन में एक्स्ट्रा वैल्यू आती है तो उसको सपोज कर लेते हैं, और सपोज करने के बाद फिर उसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, ये पूरा मेथड है। जो बच्चे पहली बार इंटीग्रेशन समझ रहे हैं उनके लिए ये मेथड क्लियर हो गया होगा। 2x का हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट करेंगे तो हमें क्या देखना है कि जो एंगल है वो कितने टाइम्स है। अगर 2 टाइम्स है तो अपॉन में 2 आ जाएगा, 3 टाइम्स है तो 3 आ जाएगा, 10 टाइम्स है तो 10 आ जाएगा, a टाइम्स है तो a आ जाएगा अपॉन में, बस इतना देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन में cos 3x इज इक्वल टू cos 3x dx लिखा हुआ है। अब देखते हैं इंटीग्रेशन के बाद इज इक्वल टू में क्या वैल्यू आती है। cos 3x का क्या होगा sin 3x, और x का कोफिशिएंट है इसमें, यानी x का जो मल्टीपल वैल्यू है वो 3 है, तो अपॉन में 3 आ गया, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें भी आएगा आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हम थोड़ा क्वेश्चन बताते हैं कि 7.1 एक्सरसाइज में हम कौन कौन से क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 में टोटल 22 क्वेश्चन है, और उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में बता ही दिए, और उसके अलावा ये क्वेश्चन है जो मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मुझे बताना है। और ये 0.1 एक्सरसाइज है, न्यू मेथड है, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, जिससे मैं हर पॉइंट को कवर कर लूँ और हर चीज़ बताने की अपनी तरफ से भी कोशिश करूँ। और 20 के बाद जो 21 और 22 हैं वो MCQ हैं, वो कर ही लोगे। तो इन 9 क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज ये फर्स्ट एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर ये मतलब फाउंडेशन अगर अच्छा होगा, 0.1 एक्सरसाइज अच्छी होगी, तो आगे की एक्सरसाइज और अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो पहले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, e⁻² 2x dx। अच्छा, मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो फॉर्मूला होता है अगर उसमें मल्टीपल वैल्यू आने लगती है, यानी उसके कुछ टाइम्स वैल्यू आने लगती है, तो वही अपॉन में आ जाती है, e⁻² 2x अपॉन 2 प्लस c। अब पूछोगे कि इसका मेथड क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि e⁻² 2x में अपॉन 2 आ जाएगा अगर 2 लिखा हुआ है, तो इसका प्रूफ देख लो। 2x एक्स्ट्रा है तो t ले लिया, 2dx इज इक्वल टू dt। इसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये आया कैसे। ठीक है, मैं बार बार प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, अभी समझ लो एक प्रूफ मैंने पीछे बता दिया है। ठीक है, जैसे मेथड क्लियर कर लो फिर अपना खुद ट्राई करते रहना। e⁻² 2x का वैल्यू t हो गया, और dx के प्लेस पे आ गया dt बाई 2, dt 1/2, 1/2 इंटीग्रेशन e⁻t का e⁻t प्लस c, हाफ ऑफ e⁻t, t का वैल्यू होता है 2x प्लस c। देखो यही वैल्यू आ गई। तो हमें क्या याद रखना है, x के यानी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर उसी वेरिएबल के मल्टीपल में कुछ वैल्यू आ जाती है तो उसी वैल्यू को अपॉन में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ax प्लस b टू द होल पावर 2। अच्छा, अब इधर देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट फॉर्मूला ही पढ़ा है, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये जो फॉर्म बनाओ, यहाँ पे x लिखा हुआ है, ये x है, इस पे थोड़ा फोकस करना, ये x है।
और x का मतलब कोई लीनियर फंक्शन है, x का मतलब ax प्लस बी फॉर्म है। कैसे? x को हम x प्लस 0 लिख सकते हैं, ये लीनियर फॉर्म है। तो यहां से एक मेथड बना लो कि जैसे x का इंटीग्रेशन होगा वैसे ही लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, जैसे x का इंटीग्रेशन होगा वैसे ही लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये लीनियर फंक्शन है, जैसे x का इंटीग्रेशन वैसे लीनियर, क्योंकि x भी तो लीनियर है, पावर कुछ भी हो सकता है ना, पावर कुछ भी हो सकता है, n का मतलब 5, 10, 15 कुछ भी हो जाए। x क्या है? वेरिएबल क्या है? लीनियर। तो अगर वेरिएबल लीनियर आता है तो उसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n की तरह होगा। तो ax प्लस बी टू द होल पावर 2 है, तो ax प्लस बी टू द होल पावर 3 आएगा और बाई 3 प्लस c। लेकिन मैंने क्या बोला था, x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो जो इंटीग्रेबल होता है इसको इंटीग्रेबल बोलते हैं। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेबल में x का जो भी कोफिशिएंट होगा, x का जो भी मल्टीपल होगा वही अपॉन में आ जाएगा। तो x का देखो मल्टीपल क्या है? a, तो अपॉन में a आ गया। अब बोलोगे कि इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ के लिए ax प्लस b को t सपोज कर लो और ऐसे ही सॉल्व कर दो, यही प्रूफ आ जाएगा। तो इसका मेथड क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा क्वेश्चन में। ये तो पॉइंट 1 एक्सरसाइज है, इसके बाद भी कई एक्सरसाइज आएंगे, उसमें आएगा। मैंने क्या बताया है कि x टू दी पावर n, यानी x टू दी पावर n में x आ रहा है, तो x टू दी पावर n का जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे ही किसी भी लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि x यहाँ पे लीनियर है और कोई भी लीनियर फंक्शन आएगा तो उसका सेम फंक्शन इसी तरह से बनेगा। x प्लस 0 ये होता है, तो इसमें फॉर्म ax प्लस p है, लीनियर है। कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होता है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ओनली वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, होल इंटीग्रेशन है तो दोनों में अलग अलग लिख लिया, 1 dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक पावर ऐड होगी और वही अपॉन में आएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस c, ये आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। चलो अब आगे क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखना ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। लीनियर का इंटीग्रेशन कैसे होगा? जैसे कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, ax स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के वेरिएबल का ही इंटीग्रेशन होता है, यानी एक्स के ही फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। बी इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल दिया 1 dx। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसी फंक्शन का होता है। तो x टू दी पावर 3/3, बी x टू दी पावर 1 है, x टू दी पावर 2/2 और ये 1 है, 1 का देख लो अलग से। 1 को हम क्या x टू दी पावर 0 dx लिख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल टू दी पावर 0 या एनी नंबर टू दी पावर 0 वैल्यू 1 होती है। तो अब इसका रूल क्या होता है, x टू दी पावर n का फॉर्म आ गया, 0 प्लस 1, यानी जो भी पावर होगा उसमें 1 ऐड करेंगे और उसी वैल्यू को अपॉन में लिखेंगे, प्लस c, तो x प्लस c आ जाएगा। आज से याद रखना है 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, प्लस cx और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, या डिफरेंस देने के लिए c बल लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नेक्स्ट 10th, रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ x होल स्क्वायर। लीनियर नहीं बन रहा है ये मत सोचना लीनियर बन रहा है। तो पहले तो a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स 1 बाई रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट एक्स कट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर x आएगा dx प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर x आएगा
और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 1 dx। ठीक है, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर 1 था इसलिए पावर 1 है तो 1 और ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसी को अपॉन में लिखेंगे। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x और माइनस 2। अभी मैंने बताया 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा। उसको समझने का एक और मेथड है कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट हो गया, बिकॉज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के एंटी होते हैं। कट हो गया, वैल्यू x आ गई। ठीक है, ये 8th और 10th क्वेश्चन हो गए। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे 12th से। नंबर 12, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ x dx। एक्स स्क्वायर अपॉन रूट x। अच्छा, डिनोमिनेटर तीनों के साथ आएगा क्योंकि होल अपॉन है रूट x, तो तीनों के लिए वर्क करेगा ये। इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन रूट x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन रूट x dx dx एंड dx। अब ये भी x है और ये भी x है, तो सॉल्व करके एक ही x बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर था x टू द पावर हाफ था dx, 3 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया x अपॉन एक्स टू द पावर हाफ dx, 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो 1 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ, रूट x का मतलब होता है पावर हाफ। x टू दी पावर न्यूमरेटर में गया, 2 में से हाफ को माइनस करेंगे, एक्सपोनेंटेड पावर की प्रॉपर्टी लगा दी, 2 माइनस हाफ किया, 2 माइनस हाफ किया 3/2 आएगी वैल्यू dx। 3 ये पावर 1 था, एक्सपोनेंटेड पावर की प्रॉपर्टी लगा, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा dx और 4 इसको मैंने लिख दिया x टू दी पावर माइनस हाफ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। अब इसका इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करेंगे x टू दी पावर 3/2 प्लस 1, वैल्यू आएगी 5/2 होल बाई 5/2 न्यूमरेटर में जाएगा, प्लस 3 x टू दी पावर 1 ऐड किया तो 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3/2 होल बाई 3 इंटू 2 प्लस 4, इसमें 1 ऐड करेंगे तो माइनस हाफ प्लस 1 हाफ होगा और 1/2 आएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, प्लस c। अगला स्टेप और देख लेते हैं, बस मल्टीप्लाई करना है जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 जा 6। अच्छा, इसमें 3 से 3 कट हो गया, वैल्यू आएगी 2x टू दी पावर 3/2 और 4 2 जा 8x टू दी पावर हाफ प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। 12th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 18, 19 और 20 क्वेश्चन। नंबर 18, sec x प्लस 10x। इधर देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x dx हो गया, अलग अलग कर लिया, और sec x इंटू 10x वैल्यू आएगी sec x इंटू 10x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखा था फॉर्मूले में, sec स्क्वायर x का 10x होता है और sec x इंटू 10x sec x होता है। तो फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना, कितना भी मेथड आता हो और अगर फॉर्मूले तैयार नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। sec स्क्वायर x डायरेक्ट फॉर्मूला है 10x, sec x इंटू 10x sec x है। अभी फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़े इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x dx। अभी sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x में ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं। अब फॉर्मूला होता नहीं है तो सॉल्विंग तो कुछ करनी पड़ेगी। सॉल्विंग करने के लिए sec स्क्वायर x को लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x और cosec को लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx। इसके बाद फर्स्ट 4 किया, सेकंड थर्ड किया, तो फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर x होता है tan स्क्वायर x। क्या लगता है tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा? सोच के देख लो, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करें, tan स्क्वायर x को कन्वर्ट कर लेते हैं sec स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो tan स्क्वायर x को लिखा sec स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, अभी लास्ट वाले में देखा था, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया 10x और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c आ गया। ठीक है, तो sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो नहीं रहा था इसलिए साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया सॉल्विंग करने के लिए, वैल्यू आ गई tan स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो tan स्क्वायर को sec में कन्वर्ट कर लिया, sec स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला पता है
और ये आंसर आ गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये डिनोमिनेटर दोनों के लिए होगा, तो स्प्लिट कर लिया 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इधर स्टेप नहीं बन पाएगा तो हम इधर देख लेते हैं। ठीक है, इसके स्टेप के बाद इधर स्टेप लिखा हुआ है। तो 2 1 अपॉन cos स्क्वायर का मतलब होता है sec स्क्वायर x dx माइनस इधर देखना 3 चलो मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ, sin x अपॉन cos x, cos स्क्वायर था, और इंटू 1 अपॉन cos x dx। 2 कांस्टेंट था, बाहर निकाल लेते हैं, sec स्क्वायर x dx आएगा, और माइनस 3 इसमें भी बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था, और sin अपॉन cos होता है 10 और 1 अपॉन cos होता है sec x dx। बस अगले स्टेप में आंसर, sec स्क्वायर x का मतलब हो गया 10x और माइनस 3 sec x इंटू 10x, वैल्यू आती है sec x प्लस c। ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए 7.1 एक्सरसाइज के। आगे से जो वीडियो होगी वो 7.2, 7.3, 7.4 एक्सरसाइज को कवर करते हुए हम चलेंगे। तो फर्स्ट वीडियो है, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उनको बहुत अच्छी तरह से समझना, और पूरी सीरीज लेके आएंगे हम एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हो इसी चैनल से। ठीक है, तो हर वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखो और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लो, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी आईआईटी की तैयारी, आईआईटी का जो बेस है वो क्लियर हो जाए। ओके, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।